Yeah. तो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू सी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अब हमने लास्ट टाइम पर कीवर्ड्स के बारे में देखा था जिसका मीनिंग हमने अभी तक समझा नहीं था। तो चलिए अब हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स whose meaning has already been explained to the C compiler। कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो पहले से डिफाइंड होता है सी कंपाइलर के अंदर, और जो हम कभी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम पर कि वो सेम नहीं हो सकता कीवर्ड्स से। और भला ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि अगर भला दोनों नाम सेम हो जाएंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कीवर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और हम कीवर्ड को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। हाँ, हमने काफी तरह के कॉन्स्टेंट्स देखे थे। ये एक तरीके का सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट है। कहने का मतलब ये अ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट इज द नेम दैट सब्स्टिट्यूट फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब ऐसा नाम जो सब्स्टिट्यूट कर दे या रिप्लेस कर दे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब वो कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अच्छा, जैसे कि इसका सिंटेक्स देख लेते हैं अपन। हैश डिफाइन, देन सिंबॉलिक नेम, देन कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिखा हुआ है हैश डिफाइन पाई और उसके बाद 3.14। इसका मतलब ये जहां जहां प्रोग्राम के अंदर पाई लिखा हुआ कैपिटल में वो रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। हाँ, इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि इधर सेमीकोलन हमें नहीं लगाना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा कि अपन नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते टाइम पर शॉर्ट नोट्स लिख देते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसको शॉर्ट्स में अपन ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। उसी तरीके से अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी प्रोग्रामर्स कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू अंडरस्टूड पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और फंक्शंस इन द प्रोग्राम। Comments can be placed anywhere in the program execution. They are basically used for documentation purpose. जहाँ तक इसको documentation purpose के लिए ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है /* welcome to TLEDU, then *, इसका मीनिंग ये है कि ये एक तरीके का कमेंट है जो हमने लगा रखा है, और ये इसकी खास बात ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। अच्छा, ठीक है। हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी देखा था। जैसे इंटीजर के लिए देखा था हमने, रियल कॉन्स्टेंट्स में देखा था कि रियल कॉन्स्टेंट मतलब जो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से डेटा टाइप्स एक्चुअली होते क्या हैं? डेटा टाइप्स का मतलब ये कि जो वेरिएबल का डेटा टाइप बताए, किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होने वाला है। डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वी डिक्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला प्राइमरी डेटा टाइप्स, सेकंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। फिलहाल हम प्राइमरी डेटा टाइप्स को ही देखने वाले हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हम देखेंगे लेकिन बाद में। ओके, प्राइमरी डेटा टाइप्स में भी कई तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ डिस्कस अभी हम कर लेंगे। फर्स्ट हमने इंट के लिए देखा था। इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। हमने देखा था कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारी वैल्यूज आ सकती हैं डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को छोड़कर। ओके, देन एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर एनी नंबर इन द रेंज -32768 to +32767 if the compiler is of 16 bit। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लिखी हुई है, if the compiler is of 16 bit। अगर कंपाइलर 16 बिट का है, इसका मतलब इंटीजर 2 बाइट ले रहा है।
इसलिए इसकी रेंज है 32768 32767। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंटीजर टाइप का इंट आई। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स में कैर। कैर इज रिप्रेजेंट फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स are known as characters. Character data type can store any single character and occupy only 1 byte of memory space. हाँ, ये फिक्स है कि जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। और हम इसको फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बना रखा है कैर टाइप का ch। और हम ये क्या देख सकते हैं कि प्राइमरी डेटा टाइप्स में फ्लोट एक थर्ड नंबर पे प्राइमरी डेटा टाइप्स आता है। फ्लोट हमने पढ़ चुके हैं एक बार, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। फ्लोट डेटा टाइप्स आल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट्स, रियल डेटा टाइप्स। ओके, अ फ्लोट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन मेमोरी एंड स्टोर नंबर विद डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये हम देख चुके हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल में बना रखा है एक पी वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का है, जिसके हमने अंदर वैल्यू डाल रखी है 3.76। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नंबर बड़ा डालना होता है। अगर नंबर बड़ा डालना है और फ्लोट 4 बाइट लेता है तो उसकी भी एक रेंज है, उस रेंज के बाद ये फ्लोट काम नहीं करेगा, उसकी वैल्यूज गार्बेज हो जाएंगी एक तरीके से। इसीलिए हम एक और नया डेटा टाइप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जिसका नाम है डबल डेटा टाइप। वो इसीलिए क्योंकि जो डबल डेटा टाइप है वो 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में स्पेस, इस कारण से हम डेटा उसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट हम देखने वाले हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड इज अ स्पेशल डेटा टाइप which cannot store any type of constant value. ओहो सॉरी, इसमें कुछ गलती है, cannot नहीं can है इसमें, सॉरी। which can store any type of constant value, किसी भी टाइप की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि इसमें लिखा हुआ है void x is equal to 56, इसमें मैंने कमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है it is wrong, we cannot make the variable of data type void। डेटा टाइप void का यूज करते हुए हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो भला यूज क्या है फिर इसका void का, और स्टेटमेंट क्या है, इस चीज के बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि void डेटा टाइप इस तरीके का डेटा टाइप होता है, उसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो स्टार्ट हम करते हैं हेडर फाइल से। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, जो ये बताती है कि जो हम नए अभी इसके अंदर कुछ फंक्शंस यूज करने वाले हैं, उन फंक्शन का डिक्लेरेशन इन हेडर फाइल के अंदर होता है। ओके, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। प्रोग्राम हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। सबसे पहले मैंने लिखा है इंट, देन मेन, देन ब्रैकेट्स। ओके, अब बात ऐसी है कि जो मैंने ये मेन
मतलब इंट का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। मेन एक फंक्शन का नाम है, ये स्पेशल यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमेशा बात याद रखना। और कैसे पता लगा ये फंक्शन है? इन ब्रैकेट्स के कारण, ठीक है। देन हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल बनाए जिनका नाम था int a b c। हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो 2 वेरिएबल का सम स्टोर कर सके। ओके, देन अब हमें जो वैल्यूज हैं वो हमें यूजर से मांगनी होंगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले यूजर को ये बताते हैं कि भाई तुम्हें 2 वैल्यूज डालनी है। अब यूजर को बताने के लिए हम फंक्शन यूज करने वाले हैं जो प्री डिफाइंड है, जिसका नाम है प्रिंट है फंक्शन। इस फंक्शन से हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो कंसोल स्क्रीन पे शो होगा यूजर को। तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा एंटर 2 नंबर्स। देन वो वैल्यूज हमें लेनी भी है। वो लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है scanf फंक्शन। scanf फंक्शन क्या यूज आता है? scanf फंक्शन ये यूज आता है कि अगर हमें वैल्यूज लेनी है यूजर से रन टाइम पर, तो हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें हमने लिखा हुआ है %d। अच्छा, अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि ये जो %d है इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो %d ये एक तरीके का फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि किस फॉर्मेट में डेटा आने वाला है। तो %d शो कर रहा है डेसिमल को, कहने का मतलब इंटीजर को। तो फर्स्ट %d रेफर करता है a को, सेकंड %d रेफर करता है b को। तो a और b के अंदर वैल्यू चली जाएंगी जो भी यूजर डालेगा। ओके, अब हमें करना क्या है कि a प्लस b का जो सम है वो सम में सेव करना है। तो हमेशा याद रखना ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काम कैसे करता है? जो इसके राइट में लिखा होता है उसको असाइन करता है लेफ्ट में। तो a प्लस b की जो भी वैल्यू आई होंगी उन दोनों का ये सम करेगा और असाइन कर देगा सम में। चलो तो देखते हैं कि ये सम हुआ भी है कि नहीं। अब ये कैसे काम कर रहा है? तो स्क्रीन पर सम इज %d नहीं लिखाएगा। एक्चुअली क्या होगा, %d मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो जैसे ही आएगा सम इज, देन %d की जगह ये रेफर करेगा सम को। सम में जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। रिटर्न जीरो का मतलब क्या है? अब मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और रिटर्न जीरो का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये कह रहे हैं रिटर्न जीरो का मतलब इधर है कि प्रोग्राम जो हमारा है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी इतना ही याद रखना है आपका।
ठीक है, एक बार इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो देखो स्क्रीन पर आ रहा है एंटर 2 नंबर्स, देन मैंने फर्स्ट डाला 4, सेकंड डाला 5, देन सम इज 9। ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरा मानना है नोट करते जाओ। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपन आगे का। अब अपन ये देखते हैं कि अपने जो फाइल बनती है हमारी स्क्रीन पे थी, जैसे अपन को ये सब शो हो रहा है, वो एक्चुअली में रियल टाइम में होता कैसे, कि एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या है। अच्छा, हम की देखना क्या है, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले होता क्या है कि अभी जैसे कि हमने ये कोड लिखा, ये पूरा सोर्स कोड है। सोर्स कोड में हमने यहाँ पे हैश फंक्शन, ये हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, जो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के काम आता है। ये सारे जो भी स्टार्ट होता है हेड से, उसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है कि जितने भी प्री प्रोसेसर के अंदर जो डिफाइन फंक्शंस होते हैं, डिक्लेरेशन, वो सारे ये अपने प्रोग्राम के अंदर लाता है और उसको सेव करता है .i एक्सटेंशन से। देन इसके बाद क्या होता है, कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर क्या करता है कि उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक तरीके से ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मतलब कोड की तरह हो जाता है कि कुछ इंग्लिश पार्ट हो जाता है और कुछ बाइनरी पार्ट हो जाता है। देन फिर हमारा काम करता है असेंबलर। असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में बनाने का काम करता है। उसके बाद काम आता है हमारा लिंकर। लिंकर क्या होता है, इन सारी जितनी भी हमने फाइल बनाई है उन सबको लिंक करता है और एक लास्ट फाइल बनाता है जो हम कहते हैं उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .exe, जो हमारी विंडोज में चलती है। देन एट लास्ट इसके बाद काम करता है लोडर। लोडर क्या करता है, इतनी जो भी फाइल होती है उसको लोड करके एट लास्ट, जैसे कि हमने इसका आउटपुट देखा था स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पर, वो कौन करवाता है, लोडर करवाता है। ओके, देन अभी हमने हेडर फाइल के बारे में देखा, तो एक चीज और हम देख लेते हैं हेडर फाइल के बारे में। अभी हमने क्या देखा कि भाई जो अपन हेडर फाइल यूज करते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रखे थे। अच्छा, हम डबल क्वोट्स भी लगा सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स की जगह, पर दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लेते हैं। इफ द फाइल नेम इज enclosed within angle brackets, then the file is searched for in the standard compiler includes paths. If the file name is enclosed within double quotes, the search is expanded to include the current source directory. कहने का मतलब ये कि अगर उसको हमने एंगल ब्रैकेट्स में रखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड कंपाइलर पाथ में ढूंढेगा। कहने का मतलब यहाँ बहुत सारी, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे, जैसे कि अपन ने अभी तक तो एक ही हेडर फाइल यूज की, #stdio.h, ऐसे कई तरह की कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं। वो होती है स्टैंडर्ड कंपाइलर पाथ। वहाँ पे कई तरह, तो वहाँ ये सबसे पहले अगर हमने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए तो सबसे पहले वो वहाँ सर्च करेगा। देन उसके बाद अगर हम इसको डबल क्वोट्स लगाते हैं तो वो कहाँ सर्च करेगा, करंट फाइल डायरेक्टरी में। कहने का मतलब जहाँ एट प्रेजेंट, जैसे कि तुमने ये फाइल खोली वहाँ सर्च किया, तो पहले वो वहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा। इसको जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम खुद की हेडर फाइल बनाते हैं। आने वाले टाइम में हम खुद की भी हेडर फाइल बनाएंगे, उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।